आप भी सोचते होंगे कि जब हम हिंदी कविता आज की पढ़ते हैं तो दो तीन बातें ध्यान में आती हैं। पहली बात तो ये आती है, ये पंक्तियां छोटी बड़ी क्यों होती हैं? कोई पंक्ति बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी बड़ी है, ऐसा क्यों होता है? और ये छंदोबद्ध क्यों नहीं? ये ठीक है, ये कविता छंदोबद्ध नहीं, छंद का आभास हो सकता है। कुछ कवि हैं जो छंदों में भी लिखते हैं, जैसे अष्टभुजा शुक्ल, जैसे दिनेश कुमार शुक्ल, जैसे दिनेश कुशवाहा। ये लोग छंदों में भी लिखते हैं, बहुत अच्छा अधिकार है इनको छंदों का। डॉक्टर विनय कुमार भी हैं, उनको भी छंदों का अधिकार है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश कविता गद्य में। ऐसा क्यों है? और इसका क्या अर्थ कि पंक्तियां छोटी बड़ी हैं, कैसे पढ़ें इसको? इसी के साथ लगी हुई दूसरी बात है कि विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही कम है, न के बराबर। ऐसा क्यों? आप कुछ कविताओं को ले लीजिए, आप जाकर देखिएगा कमरे में, तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी बहुत कम है पिछले 50 वर्षों की हिंदी कविता में। ये दोनों बातें एक साथ क्यों? ये बहुत दिलचस्प है जानना। देखिए, हुआ ये, और यहां पर हिंदी कविता पर विदेशी कविता का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। हुआ ये 20वीं शताब्दी के शुरू में पश्चिम में कविता ने अपने को संगीत से अलग किया। पश्चिम में संगीत में स्वर लिपि बनती है। आप जो संगीत जानते होंगे वो जानते हैं, स्वर लिपि पश्चिम में बनती है, हमारे यहाँ नहीं बनती, अब बनना शुरू हुई, लेकिन पश्चिम में शुरू से स्वर लिपि बनती है। स्वर लिपि को अगर आप देखें संगीत में, और एक कविता में जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको ध्यान से देखें तो दोनों मिलते जुलते हैं। ये विराम चिन्ह स्वर लिपियों की तरह लगते हैं, और इन विराम चिन्हों का प्रयोग संगीत की तरफ में ले जाता है। बोलने में जो संगीत होता है, उस संगीत को पकड़ना और फिर संगीत की तरफ कविता को ले जाना, ये विराम चिन्हों का एक बड़ा काम है। विराम चिन्हों का दूसरा काम भी था, जैसे चीनी कविता के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो कविता है उसका आधुनिकता की शुरुआत विराम कॉमा अर्धविराम के प्रयोग से शुरू हुई। आधुनिकता शुरू ही होती है विराम चिन्ह अर्धविराम से। अर्धविराम वहां नहीं था, हिंदी में भी नहीं। आप अगर देखें रामचरितमानस को तो 1 पाई या 2 पाई, 1 पाई मतलब आधा विराम, 2 पाई मतलब पूर्ण विराम। ये जिसे हम कॉमा कहते हैं अर्धविराम, वो नहीं था। तो ये जो विराम चिन्ह है ये स्वर लिपियों की तरफ ले जाते हैं, और इनका प्रयोग इसलिए होता है कि हम जो बोलते हैं उसको हूबहू कागज पर उतारा जा सके। समकालीन हिंदी कविता में कई बार जानकर, कई बार अनजाने में, कई बार एक परिपाटी के तहत विराम चिन्हों को छोड़ा। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए जरूरी है ताकि हम बोलने के संगीत को, उसकी संपूर्ण धारा को, उसकी नाटकीयता को व्यक्त कर सकें। तो ये एक दिक्कत समकालीन हिंदी कविता में विराम चिन्हों के न होने से होती है। लेकिन ज्यादा दिक्कत इससे होती है कि पंक्ति वहां खत्म होती है और फिर वाक्य चलता रहता है। तो ऐसे क्यों? इसको पढ़ने का एक आसान तरीका ये है कि आप पूरा वाक्य पढ़िए, पंक्ति जहां खत्म होती है वहां मत रुकिए, आप पूरा वाक्य पढ़ते जाइए और तब अर्थ खुल जाता है। लेकिन ऐसा किया क्यों? इसमें एक जो पद आता है वो है सांस की लय, ब्रेथ रिदम। इसका व्यवहार अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग ने ब्रेथ रिदम का किया था।
उनका कहना है कि कविता को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है ब्रेथ रिदम, कि जो मेरे बोलने की लय है आप उसी लय में उस कविता को पढ़िए, जैसा जिस लय में मैंने लिखा। और ये बोलने की लय आप देख रहे होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कभी धीमा, कभी तेज, कभी बहुत आवाज ऊपर गई, कभी फिर नीचे गई, कभी गुस्सा में, कभी रोष में, कभी बहुत विलाप के स्वर में। तो ये अलग अलग रिदम होगी, अलग अलग लय होगी। और एक अच्छा कवि जानता है कि किस लय का व्यवहार कब किया जाए। जितने कवि लिख रहे हैं वो सब इस बात को जानते हैं, जरूरी नहीं। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा कि जानना जरूरी है कि ऐसा हुआ था। जो श्रेष्ठ कवि हैं वो जानते हैं कि हमें सांस की लय का कैसे व्यवहार करना चाहिए और विराम चिन्हों का भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। लेकिन ये जो दो घटनाएं घटी, ये पश्चिमी कविता के प्रभाव से, जाने अथवा अनजाने, जो 20वीं शताब्दी के शुरू में हुआ और जो सुररियलिज्म के आंदोलन से ज्यादा तेज